हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस बार हम लोग जो बीपीएससी में आए हुए हैं और इससे हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि अगर इस टॉपिक से अगर अगली बार फिर कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो क्वेश्चन छूटे ना। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं पहले, टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस सेशन में। टोटल 4 टॉपिक रहेगा हमारा। एक हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज है ये आपका है न्यूक्लियर रिएक्शन से लेके, दूसरा जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे हम लोग कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, और दूसरा क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कौन से रिएक्शन से, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण या अवकरण। एक क्वेश्चन और है इसी में कि उसमें पूछा गया था कि परमाणु बम जो बनता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोग कहते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें भी यही चारों ऑप्शन था। तो क्वेश्चन मिलेगा आपको हमेशा साइंस से, जानते ही हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस से मिल जाते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दो तो आपका ये नंबर जो है वो आपका एडिशनल हो जाएगा। क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो पढ़ते ही हो, अगर थोड़ा सा साइंस पर ध्यान दे दोगे, ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्लास और देख लोगे साइंस का, तो आपको 10 से 15 मार्क्स साइंस से आपको मिल जाएगा पीटी एग्जाम में। और पीटी को आपको केवल क्वालिफाई ही करना है, तो उस हिसाब से देखो तो ये आपके लिए एक बोनस मार्क्स रहेगा हमेशा। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन आपका इराइज हुआ है परमाणु संरचना को कह लो, उससे आया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका नाभिकीय, तो नाभिकीय रिएक्शन से आपको क्वेश्चन मिला है ये। तो इसमें हम लोग समझेंगे 2 तरह की बातें कि देखो, परमाणु संरचना को 2 लाइन में समझो केवल, कि परमाणु जो होता है वो एक गोलाकार आकृति है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस, या हिंदी में कहो तो नाभिक। नाभिक में रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और साइकिल में मूव करता रहेगा आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो ये है परमाणु की संरचना कि नाभिक होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आ जाओ नाभिकीय रिएक्शंस पर। कब होगा नाभिकीय रिएक्शन? जनरली कॉन्सेप्ट ये रहता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो लगभग बराबर रहता है। जनरली ऐसा कोई नियम नहीं है, जनरली ऐसा होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहता है। यानी कि अगर हम n डिवाइडेड बाय p करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। यही होगा, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन जब हैवी एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे, हैवी एलिमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो इस सब में जब आप बढ़ोगे तो वहां पर ये संख्या बढ़ता है, न्यूट्रॉन की संख्या उसकी बढ़ते चली जाती है, और रिजल्ट ये होता है कि n/p अगर निकालेंगे तो ये मोर देन 1 आना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपका प्रोटॉन से ज्यादा हो गया। ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि नाभिक जो है वो अब अनस्टेबल हो चुका है। नाभिक जो है वो अनस्टेबल हो चुका है। अब वो रेडियो एक्टिविटी की मतलब जो घटना होगी वो उसको दिखाना शुरू करेगा। मतलब क्या हुआ कि नाभिक टूटना शुरू कर जाएगा, नाभिक अब टूटेगा अपने आप, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। आगे जो हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग को मतलब है वो है हमारा परमाणु नाभिकीय रिएक्शन से। नाभिकीय रिएक्शन जो होता है वो यही अनस्टेबल टाइप का जो हमारा नाभिक हो गया, जिसमें n/p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, वैसे एलिमेंट्स पर नाभिकीय रिएक्शन होता है। यानी जनरली जो रिएक्शंस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और नाभिकीय जो रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस, नाभिक के कारण। तो नाभिक पर अब नाभिक आपका ब्रेक करेगा। तो ये 2 तरह की रिएक्शंस होते हैं, ध्यान से समझते जाओ। एक को कहा जाता है विखंडन और दूसरे को कहा जाता है संलयन। 2 तरह का ये रिएक्शन, एक कहलाता है नाभिकीय विखंडन, एक कहलाता है नाभिकीय संलयन। तो ये 2 रिएक्शन है। विखंडन में क्या होता है, ध्यान से समझो, नाम ही है इसका विखंडन। मतलब क्या हुआ, इसमें नाभिक जो है वो टूटेगा,
और संलयन में क्या होगा, एक नया नाभिक जो है वो बनेगा। ध्यान से समझना, दोनों रिएक्शन में अंतर एकदम बेसिक से समझते चले जाओ, एकदम सीधे सिंपल शब्दों में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा रहे। इसमें क्या बोल रहे हैं, नाभिक आपका टूटेगा। तो होता रिएक्शन कैसे है, जैसे मान लो यूरेनियम लिए हम 23592, ये इसका द्रव्यमान संख्या है, ये इसका परमाणु संख्या, ये भी दिमाग में बैठा लो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। विखंडन में क्या होता है, हम ये विखंडन को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये विखंडन है। विखंडन में क्या होता है कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबार्डिंग कराया जाए, मतलब क्या हुआ कि एक यूरेनियम के नाभिक पर हमने न्यूट्रॉन से बम की तरह न्यूट्रॉन उस पर अटैक किया, रिजल्ट क्या होगा, ये यूरेनियम टूटेगा बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो यूरेनियम पर अगर न्यूट्रॉन से हम बमबार्डिंग कराएंगे तो इसका यूरेनियम जो है वो टूटा दो अलग अलग छोटा छोटा नाभिक में। देख लो, नंबर जो है 92 था, ये टूट के 36 और 56 में कन्वर्ट हो गया, और एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन यहां पर बाहर निकला। ध्यान देना, यही है नाभिकीय विखंडन। कि जब इसको डिफाइन अगर करें, कैसे डिफाइन करेंगे कि जब कोई भारी एलिमेंट पर न्यूट्रॉन से बमबार्डिंग कराया जाए और वो भारी एलिमेंट दो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन दे, और साथ में जो मिलेगा वो होता है हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी। हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से या न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, असीमित एनर्जी वहां पे प्राप्त होता है। तो ये है विखंडन। तो हमको इतना रिएक्शन से कोई खास मतलब नहीं है, एग्जाम चूंकि देना है वो बीपीएससी का, तो इतना रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, दिमाग बैठाना। इसमें हो क्या रहा है कि एक न्यूट्रॉन से जब हमने अटैक कराया था हमको 3 न्यूट्रॉन मिला। अब क्या होगा, इसका मतलब ऐसे समझो कि एक नाभिक था यू का, इस पर अटैक किया न्यूट्रॉन से, ये टूटा 2 पार्ट में और साथ में मिला इससे 3 अलग अलग न्यूट्रॉन। ध्यान से समझो, इससे मिला 3 अलग न्यूट्रॉन। फिर ये तीनों न्यूट्रॉन जो मिला ये भी एक एक यूरेनियम नाभिक को खोजेगा और ये फिर उस नाभिक पर अटैक करेगा। ये जो न्यूट्रॉन है ये 3 फिर यूरेनियम नाभिक को पकड़ेगा, फिर उस पर अटैक करेगा, अब फिर इससे 3, इससे 3, इससे 3। ये हो गया आपका चेन रिएक्शन, कि ये चेन की तरह ये चलते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला रिएक्शन हो जाएगा। फिर आगे मिलेगा इसको एक नाभिक, ये फिर 3 पार्ट में टूटा, यहां से मिला, फिर ये 3 छोड़ा, फिर इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन होता है जो अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड होता है और ये रिएक्शन लगातार होता रहता है। और चूंकि एक रिएक्शन में बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है और चूंकि ये चेन रिएक्शन लगातार चलता रहेगा तो सोच लो कि कितना आपको हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त होगा। दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। तो जब विखंडन होता है तो उसमें श्रृंखला अभिक्रिया होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनियंत्रित। ये हुआ। तो जब हम परमाणु बम की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे परमाणु बम की, तो ये जो होता है ये नाभिकीय विखंडन का अनियंत्रित अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा कि ये अनियंत्रित है। इसमें हम लोग इसको नियंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि बम जब आप पटक रहे हैं तो हमारी इच्छा ही यही है कि हम अधिक से अधिक विध्वंस करें। तो जब हमको विध्वंस ही करना है तो फिर हम उसमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करेंगे, तो वो हमेशा अनकंट्रोल्ड रहेगा। तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन का अनियंत्रित अभिक्रिया होता है, इसमें हमको कंट्रोल नहीं करना है। और इसी को जब हम यूज करेंगे नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, जैसा हम बिजली के लिए यूज कर रहे हैं आजकल, तो नाभिकीय ऊर्जा में जब यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं कि इस विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। तो नियंत्रित करने के लिए हमको क्या करना है, एक मशीन का यूज करते हैं जैसे कॉल्ड रिएक्टर, जिसको कहा जाता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर का, कि विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। चलो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत सारे आते हैं, थोड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर को समझ लें। इसमें पहला चीज जो है वो यूज होगा इसका ईंधन, कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन क्या होगा। तो ईंधन मतलब क्या, जिस पर बमबार्डिंग आपको करवाना है। तो बमबार्डिंग हम किस पर करवा रहे थे,
यूरेनियम पे करवा रहे थे, यानी कि U35 235 या U238 ये सारे कहलाएंगे इसके रिएक्टर कहलाएंगे, ध्यान से समझ लेना। वैसे ही Pb239 ये भी आपका ईंधन के रूप में प्रयोग होगा। मतलब ईंधन क्या है, जिस पर हमको न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाना है, दैट इज नॉन एज ईंधन। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या क्या प्रयोग होगा, एक होगा पहला आपका ईंधन, दूसरा जो प्रयोग होगा उसको कहा जाता है मंदक, इंग्लिश में कहो तो मॉडरेटर। सेकेंड जो एलिमेंट है वो है हमारा मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है, ध्यान से समझना। क्या हुआ था उसमें कि न्यूट्रॉन को हम लोग बम्बार्डिंग करवाए थे और फिर उससे न्यूट्रॉन निकला था। तो अगर जो न्यूट्रॉन उससे निकल रहा है, ध्यान समझना, मंदक का काम ही है कि जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसके स्पीड को कम कर दो। अगर उसका स्पीड कम हो जाएगा तो वो अगला बम्बार्डिंग करने में उसको टाइम लगेगा या उसके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कि वो अगले नाभिक को तोड़ सके। तो मंदक का काम क्या रहता है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ध्यान समझ लो। तो यानी मॉडरेटर का काम क्या रहेगा कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो एग्जाम वाला जनरली पूछता है दो बात यहां पर, पहला तो पूछता है कि मंदक का काम क्या है और दूसरा चीज पूछता है कि मंदक में हम किसका प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग मंदक के लिए प्रयोग करते हैं भारी जल का या प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। ये सारे मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक चीज और होता है इसमें, होता है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। तो पहले दो बात समझ लेना, मंदक होता क्या है, जो न्यूट्रॉन की गति को कम करे, और उसमें किसका किसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा शीतलक, दैट इज कॉल्ड कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है, जैसा कि हमने देखा रिएक्शन में कि हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उष्मा में कन्वर्ट हो रहा है, उस अत्यधिक उष्मा को अवशोषित करना है। यानी इसका काम जो होगा वो होगा अत्यधिक उष्मा को अवशोषित करना। तो इसमें किसका किसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सिंपल सा बात है, हवा का प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। शीतलक का काम क्या है, जो अत्यधिक उष्मा यहां से उत्पन्न हो रही है उस उष्मा को आप एब्जॉर्ब करते चले जाओ। तो एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पानी का, हवा का या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। उसके बाद 4 नंबर पे आपका आता है नियंत्रक छड़, जिसको कहा जाता है कंट्रोल रड। कंट्रोल रड का काम क्या है, कंट्रोल रड तो क्या है, पूरे रिएक्शन को अगर हमको कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, जो न्यूट्रॉन आपको मिल रहा है, जो न्यूट्रॉन आपका, जो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा एक रिएक्शन में, तो अगर 3 में से 2 को हम पकड़ लें तो एक ही बचा, तो एक ही ना फिर आगे जाकर रिएक्शन करेगा। तो नियंत्रक छड़ का काम क्या है कि जो 3 आपका न्यूट्रॉन निकल रहा है रिएक्शन के बाद, उसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लो। यानी कि जब रिएक्शन हो रहा है तो जब हम नियंत्रक छड़ को डालेंगे तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी आपका रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे छड़ को निकालेंगे फिर न्यूट्रॉन तेजी से निकलना शुरू हो गया तो आपका रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसको कह सकते हो कि ये आपके विखंडन के दर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपके विखंडन के दर को कंट्रोल करता है। इसमें प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, कैडमियम या बोरॉन के छड़ का, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, वेरी सिंपल शॉर्ट वर्ड में, ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए इसको देखो तो आपको ये सारी चीजों से क्वेश्चन अगर पूछे तो वो बन जाए। जैसे क्वेश्चन ही पूछा गया था, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो ऑब्वियसली हमने क्या देखा, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया हमने, यूरेनियम का। फिर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, तो वो होता है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से। संलयन को हम लोग समझ लें पहले कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। विखंडन के प्रयोग से हम लोग किसका यूज करेंगे, परमाणु बम का। और संलयन क्या होता है वो समझो। संलयन बोलता है कि जब 2 छोटे नाभिक आपस में टकराकर
दोनों हाई स्पीड से आए और आपस में टकरा कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करें, तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एग्जांपल समझाते हैं, जो रिएक्शन सूर्य में होता है एक्चुअल में, हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में टकराए, दो नाभिक आपस में आके टकराए और टकराने के बाद ये कन्वर्ट हो गया हीलियम के नाभिक में और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो गया। तो ध्यान से समझो, ये हुआ आपका रिएक्शन कि हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में आके टकराए और दोनों टकराकर कन्वर्ट हो गए किसमें, हीलियम में। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कौन कौन गैस वहां पर रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है, बनाता क्या है, हीलियम, और इसके साथ मिलता है इस रिएक्शन में एनर्जी। ध्यान से समझ लेना कि अगर विखंडन और संलयन में कंपेयर किया जाए कि ज्यादा एनर्जी किसमें मिलेगा, तो याद रखना हमेशा संलयन में ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ये और भी ज्यादा विध्वंसकारी होता है। तो संलयन में क्या हुआ कि दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिक आए और वो आपस में टकराकर बड़ा नाभिक का निर्माण किए। ये घटना आपकी सूर्य की घटना है, या कहो जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें भी संलयन के ही सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो दो तरह का रिएक्शन मिल गया, विखंडन और संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये भी हम जान गए, नाभिकीय संलयन क्या होता है ये भी हम जान गए। अब आ जाओ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको दो तरह का रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है और इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन था जो नाभिकीय से था। फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तो यहां पर दो चीज समझेंगे हम लोग, एक तो समझेंगे अर्धचालक क्या होता है और इसके साथ और क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान समझो, इसमें बांटा जाता है, वो होता है, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक या अचालक, तीसरा जो वर्ड है वो है आपका अर्धचालक, और चौथा जो वर्ड है वो है अतिचालक। समझ लो, क्वेश्चन यही चारों में से किसी से आपको एक मिलेगा एग्जाम में। चालक पहला जो कंडक्टर है, मींस क्या हुआ, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसा भी हमने समझाया परमाणु संरचना, ये नाभिक था, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, वो क्वेश्चन में बात हो रही थी नाभिक की, अब बात होगी इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पॉजिटिव बार बार देखो दिखा रहे हैं, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो अट्रैक्शन तो होगा ही, यानी नाभिक हमेशा चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। लेकिन नाभिक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह एक साइकिल में नहीं, ये बहुत सारे उसके ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं उसके। तो इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, तो ऑब्वियसली इसकी दूरी कम है, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसकी दूरी ज्यादा है इससे, तो इस पर कम फोर्स लगेगा। तो वैसे एलिमेंट जिसमें यहां जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बाहर में इलेक्ट्रॉन रखे हुए है कोई पदार्थ, तो वो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्री होता है। फ्री क्या होता है कि वो इससे बहुत ही कमजोरी से बंधा होता है, बहुत कम फोर्स से बंधा होता है। तो हल्का सा भी इसको फोर्स देंगे तो बस ये ऑर्बिट को छोड़ के ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिस एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा चालक, जिस एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कहलाएगा कुचालक। यहां तक तो क्लियर है कि चालक किसे कहेंगे और कुचालक किसे कहेंगे। तो चालक में याद रखना हमेशा एक ऑर्डर को कि सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है आपका चांदी, उसके बाद जो होता है वो होता है लोहा, फिर तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा चालक कौन है, तो वो है आपका चांदी। तो इतना दिमागों में बिठा लेना। अब आ जाओ, लोहा नहीं होगा यहां पर, तो ये हो गया चालक। अचालक कुचालक क्या होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अब आ जाओ अर्धचालक। अर्धचालक एक अजीब चीज है। ये क्या है कि इसमें जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण
उसकी चालकता डिफाइन हो रही थी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं होता है। ये वैसा है जो चालक और अचालक के बीच में है, मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है। तो अर्धचालक को डिफाइन करते हैं हम लोग कि वैसा पदार्थ जो विशेष परिस्थिति में चालक बन जाए और जनरली वो अचालक रहे। जैसे कि हम जो बात को आप सुन रहे हो डायोड को, या आप देख रहे हो घर में बल्ब एलईडी, वो क्या होता है, वो है आपका अर्धचालक। उसको सर्टेन जब हम टेम्परेचर देंगे तब वो बनेगा चालक, और अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो रहेगा कुचालक रूप में। तो अर्धचालक के रूप में आपको मिलेगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो मेन है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सिलिकॉन या जर्मेनियम सबसे ज्यादा यूज जो होता है अर्धचालक रूप में वो होता है सिलिकॉन, और उससे थोड़ा सा कम होता है वो होता है जर्मेनियम। होता क्या है वो हम साइंस के क्लास में बताएंगे पूरा डिटेल में। फिलहाल यहां रख लो अर्धचालक कौन कौन सा एलिमेंट आपका हो, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है, तो वो हो जाएगा आपका जर्मेनियम। अगर ऑप्शन में रहता सिलिकॉन भी तो सिलिकॉन भी होता। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं, केवल ट्रांजिस्टर में ही नहीं, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सारा चीज इन्हीं से बना हुआ रहता है। उसके बाद एक और है अतिचालक, इससे भी एग्जामिनेशन में आपके बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अतिचालक क्या है? अतिचालक एक अलग बिहेवियर है कुछ एलिमेंट्स का। वो क्या होता है कि जो चालक होते हैं जनरली क्या होता है, जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जब तुम तापमान को किसी तार के ताप को गर्म करो, अगर उसका तापमान बढ़ रहा है तो उसकी चालकता बढ़ती है, या उल्टा बोलो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधकता क्या होता है कि जो करंट को खुद से पास होने से रोके, दैट इज कॉल्ड प्रतिरोधकता। तो अगर कोई एलिमेंट है, कोई चालक है और चालक को गर्म करोगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी। अतिचालक में क्या होता है कि जब अतिचालक को हम ठंडा करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटनी शुरू हो जाती है। यही डिफिनेशन है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। किसी पदार्थ को ठंडा करेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घटेगी, एक विशेष टेम्परेचर पर उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। शून्य मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता जीरो हो गई, यानी अब उससे जितना तुम करंट दोगे उतना करंट पास होता चला जाएगा बिना किसी लॉस के, यानी बिना किसी एनर्जी लॉस के उससे पूरा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर पर। तो यही डिफिनेशन है अतिचालक का कि वैसा पदार्थ जो किसी एक ऐसे टेम्परेचर पर उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाए उसे कहेंगे हम लोग अतिचालक। ये एग्जामिनेशन में इसके डिफिनेशन से ही क्वेश्चन आया था। तो ये था आपका साइंस का क्वेश्चन जो हमने बताया आपको चालकता को लेके और नाभिकीय रिएक्शन को लेके। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको एग्जाम देना है 27 को तो आप पूरे सीरीज को देखो, इसमें आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग जमा कर रहे हैं। अगर ये पूरा सीरीज भी अगर आप देख के चले जाओगे तो एग्जामिनेशन में 100 नंबर तो आपको आ ही जाएंगे। तो होप अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।